Yes, hello everyone. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग जल्दी से कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, ऑडियो वीडियो क्लियर है. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. एवरीवन प्लीज जस्ट कंफर्म. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग. कैसे हो बेटा आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो एक मिनट वेट कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. मैं भी एकदम ठीक हूं बेटा. गुड इवनिंग सुजन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. यस, तो हम लोग बेटा बातचीत कर रहे थे. जस्ट टेक ए क्विक रिकैप, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं और आगे क्या पढ़ने वाले इसकी बातचीत कर लेते हैं. मीनवाइल बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन. क्वेश्चन डिस्कशन से हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. तो 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. अगर चैप्टर वाइज बात करें तो वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द इंट्रोडक्शन चैप्टर. तो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसके बारे में बातचीत कर ली है. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड. सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे. आज आपका आई थिंक उसका वीक टेस्ट भी होना है. प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी. तो प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन हम लोग लाइव कर लेंगे. एक चीज हाँ ये भी कंफर्म करनी थी मुझे, अच्छे याद आ गया. प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन आपके साथ लाइव करना आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. या जैसे आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसा आप बताओ जो आपके लिए बेस्ट हो एक बार मुझे सजेस्ट कर दीजिए. अकॉर्डिंगली वी विल प्लान. प्रैक्टिस सीट का जो डिस्कशन होगा अगर लाइव में हम लोग जाते हैं तो सैटरडे और संडे इन 2 दिन में आपका, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है, सैटरडे संडे में हम लोग लाइव सेशन प्लान कर सकते हैं. और मैं सभी को ये बोलूंगा कि कोशिश करिए सेशन लाइव ही रखिए. डिस्कशन अगर लाइव में जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे. तो कैन वी गो फॉर द लाइव सेशन डिस्कशन? बहुत बढ़िया. आपको प्रैक्टिस सीट आज मिल जाएगी. और आज क्या है दिन, कौन सा आज? आज दिन है वेडनेसडे. तो यू हैव सफिशिएंट टाइम. आपके पास थर्सडे है, फ्राइडे है और मोस्ट प्रॉब्ली वी विल हैव द डिस्कशन जो आपकी प्रैक्टिस सीट 1 है. प्रैक्टिस सीट 1 का डिस्कशन मोस्ट प्रॉब्ली वी विल हैव ऑन सैटरडे. तो उसका टाइम और सेशन का डिटेल आपको मिल जाएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो कोई इशू नहीं है. क्लियर है? तो लाइव ही मिलते हैं. तो 2-3 दिन का आपके पास जो टाइम है उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे और फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे. ठीक रहने वाला भाई? ठीक है. अल्टीमेटली बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, इस बैच का जो मेन पर्पस है वो आपका कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट क्लियरिटी को बूस्ट करना है. और ये दोनों ही चीजें, सिर्फ एक चीज, आप कितनी बार भी सिलेबस को रिवाइज कर लो, कितनी बार भी आप कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल अगर आप सवाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. कंसेप्ट तो पहले भी पढ़ रखे हैं ना आपने, सवाल तो पहले भी आपने कुछ अटेम्प्ट कर रखे हैं. अब आपको सवाल की रेंज को इंक्रीज करना है सो दैट आप उसमें एक्सपर्टीज, उन कंसेप्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल कर पाए. तो जैसा कि मैं नोटिस करता रहता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स को नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अपने एफर्ट्स को नहीं फाइनली रिजल्ट्स तक कन्वर्ट कर पाते हैं. उसमें कहीं ना कहीं एक रीजन ये रहता है कि वो क्वेश्चन से उनका जो एक फोबिया रहता है उससे ओवरकम नहीं करते हैं. अभी लाइव क्लास में मैं क्लियर कर लेता हूं. कंसेप्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि सवाल लगाने में? सच सच बताना.
मतलब अगर मैं दो सेशन की बात करूंगी, एक सेशन है जहां पर केवल हम लोग कोई कंसेप्ट, कोई भी XYZ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिक से डिस्कस हो रहा है, उसकी सारी बातें होंगी, और एक सेशन है जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है, या ज्यादा इजी, ज्यादा कंफर्टेबल आप किस सेशन में होते हैं? अनडाउटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बोलने वाले हैं कि सर जिसमें कंसेप्ट सिखाया जाएगा, जिसमें कंसेप्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा फोबिया रहता है। ऐसा है कि नहीं कि बस मुझे ही लगता है? नहीं, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं, क्वेश्चंस जब अप्लाई करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल सिचुएशन रहती है। डू यू एग्री? जिस दिन ये डिस्कंफर्ट आपका खत्म हो जाएगा ना, आप मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी में, आपका उस सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियरिटी, एप्लीकेशन, सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, क्वेश्चन जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, और एप्लीकेशन में थोड़ा सा हम लोग हेजिटेट करते हैं। बस इसी प्रॉब्लम का रेक्टिफाई करना है। इस बैच का भी यही ऑब्जेक्टिव है, इस बैच का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि इस बैच में डिस्कशन के दौरान, जो भी टाइम आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं इस डिस्कशन के दौरान, ठीक है, उसमें आप अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीख जाएं, ताकि एक फोबिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होती है, यही तो होता है कि अचानक से कोई नया क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं सॉल्व किया। पीवाईक्यू में इतनी दिक्कत नहीं होती है, पीवाईक्यू में इतनी दिक्कत नहीं होती है, हाँ, लेकिन नए क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आप मेरी बात पे भरोसा करिए और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। वेरी सून यू विल फाइंड कि ये जो डिस्कंफर्ट है ग्रेजुअली खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? और एक स्टूडेंट का ये भी पॉइंट रहता है कि सर एनएटी क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ सर, एमसीक्यू में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एनएटी वाले क्वेश्चन को देख के बड़ा हेजिटेशन होता है। देखो, ये आप लोग के भी डाउट हो रहे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। ठीक है, ये मेरे खुद का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि एनएटी क्वेश्चन के साथ जनरली एज ए स्टूडेंट या एज ए इंडिविजुअल हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होते हैं। एमसीक्यू में क्या बेनिफिट है कि भाई अगर आपने कोई कंसेप्ट सवाल उठाया, सवाल लगाना शुरू किया, कहीं मान लीजिए आपसे कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई या कहीं आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये तो आपकी हेल्प हो गई ना। आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं मेरे से एरर हो गई है, इसका इसीलिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एनएटी में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। एनएटी में वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग, तो उसको क्रॉस चेक करने का या रिविजिट करने का हमारे पास चांस नहीं रहता है। यस और नो? तो अब इसका क्या तरीका है, इसका भी सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे ग्रेजुअली देखो, पेपर के पैटर्न को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट ईयर के गेट के पैटर्न में भी काफी चेंज हुआ है। अब शायद आपने उस लेवल पे भी ऑब्जर्व ना किया हो, एनालाइज ना किया हो आप, क्योंकि 1-2 साल से तैयारी में है। मैं पिछले का 10 साल के पैटर्न को एनालाइज करूं तो काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ आपके गेट के एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। तो वो चीज आपको उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि एनएटी का वेटेज क्या है, कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। 1 मार्क से क्वेश्चन भी एनएटी में आ रहे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी एनएटी में आ रहे हैं। कभी कभी हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, कभी हम गलत यूनिट में आंसर रिपोर्ट कर देते, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, और एक हमेशा डर जैसा रहता है कि पता नहीं सही है या गलत है। यस और नो? तो अब इसको ओवरकम कैसे करें? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन हर क्वेश्चन को आप कंसीडर करिए एज ए एनएटी प्रॉब्लम। मतलब आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा, चाहे वो पीवाईक्यू हो, गेट का हो, ईएससी का हो, क्लास में कोई क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा बाय कंसीडरिंग दैट क्वेश्चन एज एनएटी। इसको आप ट्राई करके देखिए 15-20 दिन, इस अप्रोच को ट्राई करके देखिए, आपका एनएटी के लेके जो फोबिया ना वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा।
हर क्वेश्चन को एनएटी, ऑप्शन देखने ही नहीं है, पहले पूरा कंसेप्ट लगा देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, फिर देख लेंगे। अब एमसीक्यू है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन तो मार्क करना ही पड़ेगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा क्वेश्चन का हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एज ए एनएटी। ऐसा करने से एनएटी का इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इन चीजों को अपनी प्रिपरेशन में धीरे धीरे क्या करते रहना है, इनकॉर्पोरेट करते रहना है। तो ये चीजें एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी जो आपकी फोबिया हैं, और फिर ये कल को बेहतर रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? चलो, तो ये पॉइंट डिस्कस करना था, तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं डिस्कस। तो अभी ये दो टॉपिक हम लोगों ने, दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, और आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइन द क्लास। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास का डिस्कशन था वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, और कुछ पोर्शन जो आई थिंक हॉरिजॉन्टल कर्व का भी था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उन पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अगला डिस्कशन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए। तो चलो भाई, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आज हम लोग समझेंगे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और ट्रैफिक स्टडीज और एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, और ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक स्पीड स्टडी तक डिस्कशन को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए गए थे, हैव यू ट्राइड दोस क्वेश्चन? ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बेटा ट्राई किया आपने? हैव यू अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चन, यस और नो? सभी लोग बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे। तो तीन चार स्टूडेंट्स के तो रिस्पॉन्स मैं देख पा रहा हूं, व्हाट अबाउट अदर्स? सभी ने ट्राई किया है, वेरी गुड। तो मैं आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर विद ऑल ऑफ यू। अप्रोच कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो एक क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा गया है? पहला पूछा गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, तो आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। वन 125 मीटर और सेटबैक डिस्टेंस जो आ रही हो आई थिंक 9.77 मीटर। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था आपका, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पहला केस जो था, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, इस कंसीडरेशन पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता देता हूं। तो डिटेल्ड एनालिसिस, आप पहले अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। क्या होगी सेटबैक डिस्टेंस इस केस में? आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2। तो सबसे पहले अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस एम। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? एस स्क्वायर बाई 8 आर। फर्स्ट केस के लिए एस स्क्वायर बाई 8 आर, लगभग इस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो यूज दिस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। आप इस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, वेयर एस इज द साइट डिस्टेंस। एस क्या है? एस क्या है? एस इज द साइट डिस्टेंस। तो पहले पार्ट में तो एस एच डी पूछा गया है, तो एस एच डी के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 GF, ये एस एच डी निकालेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एस एच डी, और उस एस एच डी के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द सेटबैक डिस्टेंस। यही आंसर आ रहा है, कंफर्म करते चलिए बेटा। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। आर यू गेटिंग द सेम आंसर?
क्लियर है? लेकिन सर 2 लेन है तो मल्टीपल लेन फॉर्मूला लगेगा ना. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी लेन. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी लेन. हाँ ऑब्वियसली अगर डिटेल्ड वे में जाओगे तो फिर 2 लेन है तो मल्टी लेन वाला फॉर्मूला लगेगा. ऑब्वियसली यू नीड टू रिप्लेस आर विद आर माइनस डी. उस केस में आर को आप रिप्लेस कर देंगे आर माइनस डी से. तो आई हैव डिस्कस द जनरल कंसेप्ट. अप्रोच डिस्कस की बेटा यहां पे. व्हाट अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट आई हैव डिस्कस्ड. तो आंसर ये है. आंसर ये आप वेरीफाई कर सकते हैं. दीज आर द आंसर. जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर ये आ गया होगा. तो आपने जो अप्रोच लगाई वो सही है. यस यस वही तो मैंने बोला. इन दैट केस अब ये आपको देखना कि फ्रॉम वेयर दे हैव आस्क्ड द डिस्टेंस. सेंटर लाइन ऑफ रोड से डिस्टेंस पूछी है. सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन से डिस्टेंस पूछी है. आउटर एज आउटर लेन के सेंटर से पूछी है. तो ये वेरिएशन हो सकते हैं. ये वेरिएशन हो सकते हैं. क्वेश्चन में ये चेंज हो सकता है कि दे कैन आस्क द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर लोकेशन. तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू मॉडिफाई योर आंसर. लास्ट क्लास में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना कि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और उसके एप्लीकेशन में देयर में बी द वेरिएशन. देयर में बी द वेरिएशन. इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो सिंपल जियोमेट्री के बेसिस पे जैसे हम लोगों ने ये आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 ये टर्म डिफाइन किया था, सेम जियोमेट्रिकल कंसेप्ट की बेसिस से किसी भी लोकेशन से जैसे या तो आपको वो विड्थ ऐड करनी होगी या सब्सट्रैक्ट करनी होगी. दो ही पॉसिबिलिटी है. तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. जिस कंडीशन पे आपसे सवाल का डेटा दिया गया है, जो पूछा गया है, वही आंसर जब आप रिपोर्ट करेंगे देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. तो ये आंसर आई होप सभी का मैच कर गया है. नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी दे रखा था. फ्लैट हाईवे सेक्शन एंड क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द रेडियस. रेडियस इसकी आ रही है. आंसर दैट इज अवेलेबल विद मी, दैट इज 85 मीटर. सेम कंसेप्ट. सेम कंसेप्ट. शॉर्टकट और जनरल कौन से केस में फॉलो करना अच्छा रहेगा? देखो जनरल तो एक्चुअल आपका क्या है? एक्चुअल एनालिसिस है ना. तभी मैंने बोला इट इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला. आप लगाइए यहां पर. डिटेल्ड में आंसर आ रहा होगा आपका 9.77 समथिंग. एस स्क्वायर बाई 8r से भी यही फॉर्मूला आ जाए, यही आंसर आ जाएगा. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है आपको, तो वो टाइम थोड़ा सा आप सेव कर सकते हैं. एमसीक्यू है तो और अच्छा है. क्वेश्चन अगर एमसीक्यू है तो आप बहुत इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे. तो वो पार्ट यहां पर मैंने ऐड कर दिया है. बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस द रेडियस आई थिंक यू विल गेट फॉर दिस क्वेश्चन एज. अच्छा सवाल है ईएससी का, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर. अब यहां पर रेडियस पूछी गई है बेस्ड ऑन द सेटबैक डिस्टेंस. क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो m यहां पर गिवन था आपको. m इज गिवन एज 10 मीटर. एसएसडी जो दे रखी है दैट इज गिवन एज 80 मीटर. एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस. एंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस दैट यू विल गेट एज 85 मीटर. कंफर्म करिए. सही है? अगला क्वेश्चन जो था दैट वाज रिलेटेड टू द आई गेस. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. तो इसका ए पार्ट का जो आंसर आ रहा है, आंसर फॉर द ए पार्ट, आंसर फॉर द ए पार्ट यू आर गेटिंग एज 4%. 4% और इसका आंसर आ रहा 5%. ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है जो गाइडलाइन आपसे डिस्कस करी थी, दैट कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%. ये ध्यान रखना है. ग्रेड कंपनसेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन परसेंटेज. ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज वी कैन फाइंड आउट एज 30 प्लस आर बाई आर. 30 प्लस आर बाई आर, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 बाई आर. 75 बाई आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर है? तो ये वाली जो वैल्यू आएगी एक्चुअल, जो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो 3.75% आएगी. बट दैट वी कैन नॉट कंसीडर एज द आंसर.
बिकॉज आवर कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। ये इंपॉर्टेंट आईआरसी की गाइडलाइन थी जिसको हम लोगों ने एज ए नोट पॉइंट डिस्कस किया था अपने रिवीजन में। तो आई होप ये आंसर सभी के आ गए होंगे। आंसर वेरीफाई हो रहे हैं बेटा, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। आर यू गेटिंग द सेम आंसर फॉर ऑल दिस क्वेश्चन? आर यू गेटिंग द सेम आंसर्स? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? अगले क्वेश्चन कुछ हमारे कर्व से रिलेटेड थे। तो देखो, कंपनसेटेड ग्रेडियंट ये तो डिस्कस हो गया ना। ये तो सेम क्वेश्चन है। वर्टिकल कर्व, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। वर्टिकल कर्व का क्वेश्चन में आज पे क्या पूछा गया आपसे? इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क अबाउट द, यहां पर कुछ डेटा आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा, और यहां पर जो लेंथ आ रही है, लेंथ वी आर गेटिंग एज the length of the curve you will get as 417 meter, 417 meter। no, for this question length is getting, you will get as 298 meter, 298 meter। अप्रोच क्या है? अप्रोच क्या होगी बेटा? अप्रोच क्या है? हम पहले कंडीशन एज्यूम करेंगे, L इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, L विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर। अब यहां पर डेटा जो दे रखा गया है वो OHD के लिए आई थिंक बात हो रहा है, नहीं। अ वर्टिकल सबमिट कर्व इज द फॉर्म इन द इंटरसेक्शन बाय टू ग्रेड्स। N1 दे रखा गया आपको 3%, और N2 जो दे रखा गया है ये प्लस का 3 है, और ये दे रखा गया माइनस का 5%। डेविएशन एंगल हो जाएगा 8%, 8% यस और नो, 0.08। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द डेविएशन एंगल। डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, प्रोवाइड ए स्टॉपिंग डिस्टेंस और फॉर द डिजाइन स्पीड। ओके, तो यहां से SSD हम निकाल सकते हैं। यहां से SSD पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे SSD V इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। अगर ये वैल्यू आपने निकाली हो तो SSD कितना आ रहा बता दो। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द SSD दैट यू आर गेटिंग? यहां पर SSD कितना होगा? स्पीड कितनी दे रखी गई है? 80 kmph। ओके, तो 80 kmph के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे FS 0.35, और रिएक्शन टाइम जो होगा वो 2.5 सेकेंड का होगा। डेटा एज्यूम करना पड़ेगा, वी नीड टू एज्यूम द डेटा। तो 80 वैल्यू पुट कर दूं, 80 इंटू 5/18, रिएक्शन टाइम जो है वो 2.5 प्लस 80 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। यहां से SSD निकाल लो। फिर हम लोग कंडीशन एज्यूम करेंगे, पता नहीं हमें कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन SSD है, और इस केस में L विल बी इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन, अगर हम कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू सेम ले लें तो 124.233 आ रहा है। चेक कर लेना, चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। बाकी लोग भी आंसर बता दे तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी लोग भी आंसर, 2 अंडर रूट कैपिटल H प्लस अंडर रूट स्मॉल h का होल स्क्वायर, कैपिटल H 1.2 मीटर, स्मॉल h 0.15 मीटर फॉर SSD। 125 के आसपास वैल्यू आ रही, किसी की 124 आ रही, किसी की 127 आ रही है। डू क्रॉस चेक द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, अब यहां से लेंथ निकालेंगे। एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपने अगर ये फॉर्मूला यूज किया है, इसके लिए ये कंडीशन एज्यूम करी है, तो अब जो लेंथ आप निकालेंगे उसकी वैल्यू आपके SSD से ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन
और फाइनल लेंथ आ रही है आपकी 100 मीटर लेट्स से, और एसएसडी है 125 मीटर फॉर एग्जांपल, इन दैट केस द कंडीशन में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो बिकॉज हमें नहीं पता, हम तो एक कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर ये फेल कर गया देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। पॉइंट क्लियर हो गया? ये जो मेन पॉइंट मैं आपसे इस प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करने जा रहा था, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? जिस भी एजम्पशंस के बेसिस पे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एट द एंड यू शुड चेक कि दैट एजम्पशन इज वैलिड और नॉट। ये नहीं कि एज्यूम करके आंसर निकाल दिया और डन कर दिया, नहीं। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, ग्रेटर देन एसएसडी है, तो आवर फाइनल वैल्यू शुड बी लेंथ शुड बी ग्रेटर देन एसएसडी, देन ओनली इट विल बी कंसीडर एज द करेक्ट आंसर। तो वो आप जब कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू, और उससे क्रॉस चेक कर पाएंगे कि जो आपका एजम्पशन है वो सही है या नहीं है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट डिस्कशन था इसका। ये ओएचडी का सेम प्रॉब्लम है, ओएचडी से रिलेटेड, ये सेम प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द ओएचडी। तो इसमें आंसर आपका आई गेस आ रहा है 417 मीटर। चेक करिएगा, 417 मीटर। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। अब यहां पर देखिए, सबमिट कर्व डिजाइन करना है, स्पीड दे रखी गई है, सो हैज टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज गिवन एज 470, तो लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन ओएचडी, ये वाला केस से आंसर आएगा। लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन ओएचडी, और ओएचडी के लिए आपको बता रखा गया है, फॉर ओएचडी बोल दो या आईएसडी बोल दो, कैपिटल एच की जो वैल्यू होती है वो 1.2 मीटर होती है, और स्मॉल एच की वैल्यू भी जो आईआरसी के हिसाब से दैट इज 1.2 मीटर। आगे आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन एसएसडी से रिलेटेड था और यहां पर ओएचडी से रिलेटेड है। हैव यू गॉट दिस आंसर बेटा? एक बार कंफर्म करिए सभी लोग, आंसर आ गया सभी का? द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो आंसर आपके आ रहे हैं, एसएसडी निकालनी पड़ेगी, ओएचडी निकालनी पड़ेगी, दोनों के लिए कंसिडरेशन है। तो एसएसडी के लिए जो वैल्यू आ रही है, आई थिंक, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एसएसडी के लिए जो आंसर आपका आ रहा होगा, लेंथ विल बी इक्वल टू 440 मीटर, और जब ओएचडी के लिए इसके लिए आपने लेंथ निकाली होगी तो दैट यू विल गेट एज 1387 मीटर। डू क्रॉस चेक, 1387 मीटर, दीज आर द आंसर यू विल गेट। दोनों ही एसएसडी के बेसिस पे भी, एसएसडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ओएचडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी लेंथ फाइंड आउट करनी है। The next answer you are getting as the length of the valley curve you need to find out. लेंथ ऑफ द वैली कर्व, दोनों क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, कंफर्ट क्राइटेरिया भी अप्लाई करेंगे और एचएचडी क्राइटेरिया भी अप्लाई करेंगे। तो देखो, कंफर्ट क्राइटेरिया से जो वैल्यू आ रही मैं आपको बता देता हूं, दिस इज 73.1 मीटर, और एचएचडी क्राइटेरिया से जो आंसर आ रहा हमारा 199.5 मीटर। वी नीड टू कंसीडर द मैक्सिमम, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो लेंथ ऑफ द वैली कर्व जो हो जाएगा दैट इज 199.5 मीटर। दिस विल बी द लेंथ, ये आंसर है फाइनल, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू? बेटा प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म करते रहेंगे कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर? एवरीवन प्लीज कंफर्म।
एन असेंडिंग ग्रेडियंट 1/60, 1/60 और डिसेंडिंग दे रखा गया 1/50। पूछा गया व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ यू आर गेटिंग एज 270.18 मीटर, 270.18 मीटर। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व, पोजीशन ऑफ द सबमिट पॉइंट, पोजीशन लोकेशन ऑफ द वैली पॉइंट, जनरल इक्वेशन जो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दी थी उनके डेरिवेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम आरएल, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन का आरएल क्या होगा, लाइक दिस वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपके आंसर थे। चलिए भाई, तो अब आगे मुद्दा स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ वी कैन मूव फर्दर, और अगला जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के अगर रिवीजन की बात करें तो पूरी ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जब ये कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे, पहला था हमारा ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा था बहुत सारी ट्रैफिक की स्टडीज, और तीसरा पार्ट था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस एंड ऑपरेशन। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड ऑपरेशन क्या क्या डिस्कस करना है। ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हम अपने बेसिकली क्या पर्पस था, हम ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने ट्रैफिक की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज द प्राइम पॉइंट, है सो नो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जो रोड पे यूजर है उस यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, और जो ट्रैफिक में व्हीकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैफिक के ऑपरेशंस हैं, उन ट्रैफिक के ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे यूजर की, दैट इज द विजन। विजन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो यहां पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं विजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड यूजर। और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे व्हीकल की, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसका मेन पर्पस था ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट करना। तो ये स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं ट्रैफिक स्टडीज में। ठीक है, चलिए। विजन में जो सबसे पहली बात आपने समझी थी वो था हमारा, दैट इज द एक्यूट एंगल ऑफ द विजन। एक्यूट एंगल ऑफ द विजन, तो आपने बोला था कि सर एक एंगल है जो आईज की रेटिना में कोन एंगल फॉर्म हो रहा है, वो होता है 3 डिग्री का। इसको हम लोग बोलते थे एक्यूट एंगल ऑफ विजन। इस रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, इस रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं इस विजन फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें प्रॉपर क्लियरिटी के साथ, डिटेल के साथ विजिबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाहर की रेंज में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारी विजिबिलिटी उनको लेके 0 हो जाएगी। तो 10 से 12 डिग्री तक के एंगल में भी हमें विजन मिलता है। बट अगर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ विजन की बात करें तो दैट विजन फील्ड इज अप टू 3 डिग्री, और ये एंगल फॉर्म हो रहा है एट द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज यहां पर हमें याद करनी थी, एक तो 3 डिग्री और दूसरा क्या था 10 से 12 डिग्री का एंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री विजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री विजन। पेरिफेरल विजन का कंसेप्ट क्या था कि सर दोनों आंखों से कंबाइंडली हमारी विजन फील्ड क्या है। दोनों आंखों से अगर हम देख रहे हैं कंबाइंडली हमारी विजन फील्ड क्या है। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमारी विजन फील्ड है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर बात करें, इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन द कंबाइंड विजन फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 160 डिग्री। और अगर वर्टिकल प्लेन में बात करें, अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन में बात करें तो ये जो विजन फील्ड होगी वो 110 डिग्री की होती थी। विजन तो अल्टीमेटली एज के साथ हमारे यूजर का जो विजन होगा वो डिक्रीज करेगा। पेरिफेरल विजन स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा था। अगर हम स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल विजन फील्ड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी जब हम ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। मींस जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी
हमारे लिए ये विजन फील्ड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट था आई साइट। तो आपने बोला था सर जो 6x6 की आई साइट है इसको हम लोग नॉर्मल आई साइट बोलते हैं। आई साइट को कैसे डिफाइन किया गया था कि अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से आप 8.5 mm के किसी ऑब्जेक्ट अल्फाबेट लेटर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर विजन इज कंसीडर एज द नॉर्मल विजन। और इसको डिफाइन करा था हम लोगों ने कि अगर ऐसा है कि 6 मीटर की डिस्टेंस से मैं 8.5 mm के लेटर को, फॉन्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, पहचान पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, तो मेरी जो विजन है दैट इज द नॉर्मल आई साइट। मेरा आई साइट जो है दैट इज द नॉर्मल आई साइट, और इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था एज ए 6x6 आई साइट। अब इसको रेफरेंस लेके हम लोगों ने कुछ और भी विजन की बात करी थी, कुछ और भी आई साइट की बात करी थी। इससे पुअर अगर विजन फील्ड की बात करें तो 6/9, 6/12, 6/18, ऑल दीज आई साइट्स आर पुअर और इंफीरियर देन नॉर्मल आई साइट। वीक आई साइट है ये, वीक आई साइट है सभी 6/6 के कंपैरिजन में। भाई नॉर्मल से ज्यादा दिख रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल हमने डिफाइन कर दिया कि ये नॉर्मल है। अब किसी को कम दिख रहा है तो उसकी आई साइट को कैसे डिफाइन करोगे? अब मान लीजिए आपने बोला सर यस मैं तो 6 मीटर की डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। अब किसी को 6 मीटर की डिस्टेंस से वो फॉन्ट नहीं दिख रहा, मान लीजिए लेटर नहीं दिख रहा है, वो कह रहा है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं लेकिन मुझे 3 मीटर की डिस्टेंस से देख पा रहा हूं। आप अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से देख ले रहे हैं, दूसरा आपको पर्सन अगर उसी ऑब्जेक्ट को 3 मीटर की डिस्टेंस से आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इसका मतलब he or she is having the poor or inferior vision, inferior eyesight, weak eyesight है आपके कंपैरिजन में। ये सर ने इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इस पे एप्लीकेशन बेस्ड आपके गेट के पीवाईक्यू में भी अभी एक सवाल आया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। हाँ, जोन वाई में एंटर करना है, स्पीड 30 kmph होनी चाहिए, फाइनल आंसर 142 मीटर। याद है 48 मीटर में एक साइन आपने प्रोवाइड किया है नॉर्मल विजन के लिए। अगर एक से टोटल डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो 172 मीटर है, तो अगर किसी की विजन फील्ड 6/9 है तो उसके लिए साइन पोस्ट हम कहां पर प्लेस करें, कुछ ऐसा डिस्टेंस, कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। किस कंसेप्ट पे बेस्ड? दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, दैट इज द आई साइट। तो मैं आपसे बता रहा था, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना सभी लोग। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में हाउ वी कैन डिफाइन दिस आई साइट दैट इज 6/9? 6/6 कैसे डिफाइन करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, जस्ट आई हैव डिस्कस। 6/6 आई साइट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट आई हैव डिस्कस्ड। टेल मी हाउ वी कैन डिफाइन दिस आई साइट, फॉर एग्जाम्पल 6/9 आई साइट। 6/9 आई साइट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन दिस आई साइट? ये 6/9 आई साइट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, 6/6 को रेफरेंस लेके करेंगे, समझ गए? क्या क्या रेफरेंस ले, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा ना। 6/6 का एक्सप्लेनेशन क्या था कि सर अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से 8.5 mm का लेटर हमें विजिबल है, ऑब्जेक्ट विजिबल है, तो मेरी आई साइट 6/6 आई साइट है। समझिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इंफेसिस कर रहा हूं। 6/9 का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल आई साइट वाला पर्सन जिसकी आई साइट 6/6 है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर से देख पा रहा है, 9 मीटर से देख पा रहा है, जिसकी आई साइट, जिसकी वीक आई साइट है, जिसकी आई साइट 6/9 है, वो इसी सेम ऑब्जेक्ट को 6 मीटर की डिस्टेंस से देख पाएगा। यस, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल आई साइट पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। जिसकी आई साइट 6/9 है, वो पर्सन उसी ऑब्जेक्ट को 6 मीटर की डिस्टेंस से आइडेंटिफाई कर पाएगा,
तभी तो हम बोले दिस इज द वीक आई साइट एज कंपेयर टू द 6x6 आई साइट। क्लियर हो गया सभी को? इन द सेम वे में आप 6/9 के बाद 6/12, 6/18, अब नॉर्मल 6/6 वाला कहां से आइडेंटिफाई कर लेगा? दिस विल एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और जिसकी आई साइट 6/12 है ये इसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। क्लियर बेटा? तो ये एक्सप्लेनेशन है आपकी बाकी आई साइट का। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इस कंसेप्ट में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट, और अच्छे सवाल यहां से देखने को आपको आने वाले फ्यूचर में एग्जाम में दिख सकते हैं। चलें फिर आगे बातचीत करी जाए। तो ये इतनी सी बात थी। यहां पर हम लोगों ने विजन की बात करी, एक्यूट एंगल, सैटिस्फैक्टरी एंगल, पेरिफेरल विजन की बात करी, पेरिफेरल विजन की बात करी, और लास्ट में जो बातचीत करी दैट वाज रिलेटेड टू द आई साइट। तो ये 3 कंसेप्ट थे जो हम लोगों ने यूजर की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किए। ये 3 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे दैट वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजर। यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर बात करें तो अगली बात जो होती दैट इज रिलेटेड टू द वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो यहां पर 2 तरीके से हम लोगों ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था। पहले हम वो लोग बोलते थे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। तो एज पर आईआरसी समटाइम्स कभी कभी ये डेटा भी हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो गेट में आने के चांस नहीं कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाए, हाँ किसी किसी एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा गया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन किसी और कंसेप्ट के साथ हो सकता है, इसलिए आपको डेटा पता होना चाहिए। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल दैट इज 2.44 मीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द व्हीकल दैट इज 18 मीटर। और इसके लिए क्या सेटअप लिया गया, इसको डिफाइन करने के लिए रेफरेंस क्या है? ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर। ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर के सेटअप की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कंसीडर की गई है दैट इज 18 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो होगा व्हीकल का दैट इज 4.75 मीटर। इसके लिए क्या रेफरेंस लिया गया था? इसके लिए रेफरेंस लिया गया था डबल डेकर बस का। और मैक्सिमम वेट जो है दैट इज 52.2 टन्स। अब इसमें देखो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है, सिंगल व्हील है, कितना लोड लग रहा है, मैक्सिमम हो सकता है 6 टन। ये आपका स्टैंडर्ड एक्सल आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में 10.2 टन मैक्सिमम वेट दैट वी कैन अलाउ। यहां पर जो वैल्यू आ रही, दो व्हील अगर लगे हुए 18 टन एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 18 टन। इन सबका सेटअप अगर ले लें तो मैक्सिमम जो वेट अलाउड है दैट इज 52.2 टन, दैट इज 52.2 टन। तो दीज आर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। ये हमारे व्हीकल की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर है सभी को? तो फिर से मैं मेंशन कर देता हूं, डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा गेट में, स्पेशली अगर बात करें ये जो आईआरसी का डेटा है, बट कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन के साथ इसका एप्लीकेशन में ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो सकती है। यहां तक की कहानी क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे फिर आगे चलते हैं। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। बताइए बेटा, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक के डिस्कशन में अगर अभी तक कहीं किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो स्पीड धीमे रहती है, फिर एकदम से स्पीड बहुत तेज हो जाती है। एकदम से टॉप गियर पे गाड़ी चलने लगती फिर, क्यों? तो टॉप गियर पे गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई, थोड़ा स्पीड तो ज्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ, ऑल दीज concepts we have discussed in a very detailed way
अब उन्हीं कंसेप्ट्स को, उन्हीं सारी बातों को अगर आपको कम समय में रिवाइज करना है बिना कुछ स्किप किए हुए, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स विल इंक्रीज। यस और नो? तो इफ आई एम इंक्रीजिंग माई एफर्ट्स, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन हमको फील नहीं हो पा रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों। हम्म हमको ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत तुम लोग को करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही है। सही लग रहा है क्या? फील आ जाता कभी कभी, क्यों? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सभी लोग नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ही लोग हैं जो एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं, और बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिनको एफर्ट्स लगाने की भी जरूरत है। दे आर नॉट गिविंग दियर 100%। क्यों भाई? ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लें तुम लोगों से। तो वो क्लास में जो कमेंट होता है ना, कमेंट वाला सेक्शन, अब हम लोग कनेक्टेड तो इसी के थ्रू हैं, पता चल जाता है इससे, आपका एनर्जी लेवल यहीं से पता चल जाता है। हाँ, सही लग रहा है ना? हम्म ट्राइंग सर, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना, आप सभी को गिव अप नहीं करना है। यार देखो, इतना आसान अगर होता ना रैंक वैंक लाना, देखो किसी की रैंक आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। हम्म और रैंक आने के बाद जब किसी से जब बात करते हो ना, तो वो भी इतना बंदा रिलैक्स हो जाता है, इतनी मेहनत की होती है, क्योंकि रैंक तो बिना पढ़े तो आएगी नहीं। तो वो उस समय एक अलग जोन में होता है। अब उसे कोई टेंशन नहीं है, रैंक आ गई है, टॉप 10 में रैंक आ गई है, तो रिलैक्स है वो, अब स्ट्रेस नहीं है। और उस माइंडसेट को देख के ना हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं, हम भी कर ले जाएंगे। मोटिवेट होना भी चाहिए आपको। तो जितना रिलैक्स अभी वो बंदा आपको दिख रहा है ना, अब उसके लिए बहुत तपस्या की उसने। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सक्सेस के पहले जो एफर्ट लगाए गए हैं ना, वो उस पर भी फोकस करिए। जो बातें अभी आप सुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। हम्म एफर्ट्स तो सर लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स में शो नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, तो एफर्ट्स इंक्रीज करेंगे। तो कोई एक चीज पे भरोसा रखते हो ना, कि ईमानदारी से काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, बस इतनी बेसिक सी बात है। इस पे भरोसा रखते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? हम्म कि हम अपना काम अगर सही से कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, और ये सच सच है। मतलब इस बात पे आप मान सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। तो अपने एफर्ट्स करते रहिए, और एक टाइम के बाद ना रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। पेशेंस का भी गेम है। बहुत क्विक रिजल्ट्स या क्विक रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कि कोई चीज आपने इंप्लीमेंट करी है वो तुरंत रिजल्ट दे देगी आपकी प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा। और वो अगर आप कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारा कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाता, कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, हाँ, कभी हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये रिजल्ट खराब कर देते हैं। इन फ्लक्चुएशन, तुम कम पढ़ो यार, मैं बस बिल्कुल सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैकग्राउंड नहीं तुम्हारा, तुम नहीं बहुत अच्छे कॉलेज में जा पाए थे, तुमने बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करी है, इस बात का इस एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी है। तुम मत पढ़ो 5 घंटे, तुम मत पढ़ो 10 घंटे, तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, तुम ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ पूरे प्रिपरेशन के दौरान उतने ही कंसिस्टेंट अगर रह जाओगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है।
हमें लगता है हम अपने एफर्ट्स को और इंक्रीज करें, एक लेवल के बाद पहले उसको कंसिस्टेंट उसमें हो जाइए, फिर इंक्रीज करिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो एक टाइम के बाद फिर जो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप अपने सारी चीजों को इंक्रीज करिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो यार अगर ऐसा है कि एफर्ट्स, अगर तुम्हें अंदर से आवाज आ रही है अंतरात्मा से कि 4 सवाल हम और लगा सकते थे लेकिन हमने लगाया नहीं किसी भी वजह से, अगर ऐसा तुम्हें फील हो रहा है, मैं फील करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद से अगर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कर तो सकते थे 2-4 सवाल और लेकिन कर नहीं पाए किसी वजह से, तो ये कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है, अलार्म है कि आपको अपने एफर्ट्स अब ना पूरी तरीके से इंक्रीज कर देने चाहिए। ठीक है। तो सोचना इस पे, सोचना मन क्या बोल रहा आपका अंदर से, और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। सर प्रिपरेशन में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे करें, क्या क्या करें। जो जैसे चल रहा बस चलने दो, जो जैसे चल रहा जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। जिस समय जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अभी उस पर केवल 100% फोकस करिए, इतना करिए, इसके बाद फिर नई बात करी जाएगी। इसके पहले जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था बहुत ज्यादा आगे पीछे भी मत सोचो। दिक्कत ये हो रही ना कि आगे पीछे सोचने की वजह से जो करंट टाइम पे चल रहा ना उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है। अभी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पुराना वाला सब्जेक्ट याद आ रहा है, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके बाद वाले की चिंता हो रही है, बस इसकी चिंता नहीं है। तो ट्राई टू फोकस ऑन द करंट डिस्कशन, उसमें 100% दो। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऐसे डिस्टरबेंस होता रहेगा, ऐसे डिस्टरबेंस होता रहेगा, क्योंकि चीजें सिलेबस टॉपिक बहुत है ना, और ये फैक्ट है, उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी क्लास के क्वेश्चन, इसके बाद अभी मैंने आपको बोला था ईएससी के कन्वेंशनल, ईएससी के कन्वेंशनल ट्राई करिए, ईएससी के कन्वेंशनल ट्राई करिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो जस्ट इंक्रीज योर एफर्ट, ट्राई टू गिव योर 100%। हर सब्जेक्ट को जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए। ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात कर ली स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल। अब डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हर व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी सेम नहीं होगी, और डिजाइनिंग की अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एसएसडी डिजाइन किया तो वहां पर भी ब्रेकिंग इफिशियंसी का एक इंपॉर्टेंट रोल था, यस और नो, वहां पर भी ब्रेकिंग इफिशियंसी का एक इंपॉर्टेंट रोल था। अब हम अपने व्हीकल की ब्रेकिंग इफिशियंसी पता करना चाह रहे हैं, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक ब्रेकिंग टेस्ट करते थे। कुछ नहीं, एक टेस्ट व्हीकल लिया और मूव कर रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड दे पता ही हमें। ब्रेक अप्लाई करेंगे, कितनी देर के लिए ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम हमने मेजर कर लिया, ब्रेक अप्लीकेशन टाइम क्या था, तुरंत तो व्हीकल रुकेगा नहीं क्योंकि आप किसी स्पीड से मूव कर रहे थे। व्हेन यू विल अप्लाई द ब्रेक तो ऑब्वियसली इट विल कवर सर्टेन डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आपने बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आपने बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली ये व्हीकल क्या हो गया, 0 स्पीड पे आ गया, स्टॉप हो गया। अब इस टेस्ट की हेल्प से हमारे पास 3 पैरामीटर होते थे। एक तो इसको मैं फाइनल स्पीड अगर हम लोगों ने v से रिप्रेजेंट की है तो इनिशियल स्पीड में u से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो पहला पैरामीटर था ब्रेक लगाते समय कितनी स्पीड थी व्हीकल की, इनिशियल स्पीड कितनी थी, ब्रेक एप्लीकेशन टाइम और ये L। ये 3 पैरामीटर हैं जो हम इस ब्रेकिंग टेस्ट की हेल्प से नोट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि एट द टाइम जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उस समय व्हीकल किस स्पीड से मूव कर रहा था,
कितनी देर के लिए आपने ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली हमारा टेस्ट व्हीकल स्टॉप हुआ, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये तीन चीजें हम इस टेस्ट की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इनके बारे में। एडवांटेज क्या था कि इन तीन में से एनी टू, अगर कोई भी दो पैरामीटर हैं मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल U और L है, फॉर एग्जांपल अगर U एंड L है, सब यहां पे मैंने मेंशन कर दिया अलग अलग केस में, U एंड L है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर U एंड L दो पैरामीटर है तो हमें L पता ही होता V²/2GF, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। SSD में भी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाली थी। दिस ब्रेकिंग डिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑल्सो। तो इनिशियल स्पीड पता है अगर हमें, तो इस F की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F कैलकुलेटेड। हमें मेनली निकालना था ब्रेकिंग इफिशियंसी। ब्रेकिंग इफिशियंसी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। तो वी कैन डिफाइन ब्रेकिंग इफिशियंसी एज F कैलकुलेटेड, और मैक्सिमम F कितना अवेलेबल था मल्टीप्लाई बाय 100। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी। टायर और पेवमेंट के बीच में कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मैक्सिमम अवेलेबल था, यह हमें पता होगा, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। हमारा व्हीकल स्टॉप होने के लिए कितना फ्रिक्शन यूज कर पा रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेकिंग टेस्ट। और अगर ऐसा कर लिया तो अब इन दो पैरामीटर के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी ऑफ द व्हीकल। और यही हमारा मेन कंसर्न था ब्रेकिंग टेस्ट का। तो U और L पता है, U और T पता है, अलग अलग कंडीशंस में, तीन कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द F कैलकुलेटेड। सर ये F मैक्सिमम गिवन होगा? यस, दिस विल बी गिवन। ये आपको बताया जाएगा कि इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यू कैन यूटिलाइज, और आपके व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद कितना फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यूटिलाइज कर पा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने F कैलकुलेटेड फाइंड आउट किया। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस और नो? तो यहां पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है अपने व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी। अगला डिस्कशन आता है हमारा स्टडीज का। सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टडी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे जो होती ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रैफिक वॉल्यूम। तो आपने बोला था इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इन यूनिट टाइम इज नोन एज द ट्रैफिक का वॉल्यूम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू। इसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। टाइम की हम कोई भी यूनिट ले सकते हैं, एक मिनट, एक सेकंड, एक दिन, एक वीक, एक मंथ, एक ईयर। जनरली हम लोग यहां पर टाइम की क्या यूनिट लेते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं व्हीकल पर आवर में। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रैफिक वॉल्यूम के रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा आपका अगला पॉइंट था कि सर अब इस ट्रैफिक वॉल्यूम को हम काउंट कैसे करें, कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है किसी रोड पे ये कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए आपने दो मेथड पढ़े थे, एक था हमारा मैनुअल मेथड और दूसरा था हमारा मैकेनिकल मेथड। तो मैनुअल मेथड की अगर बात करें तो एक आपका ऑब्जर्वर था जो किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाले व्हीकल्स की काउंटिंग कर रहा था एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक आवर में देखा गया कितने व्हीकल क्रॉस किए हैं यहां से, वो नंबर अगर पता चल गया तो उसके बेसिस पे हम ट्रैफिक का वॉल्यूम डिफाइन कर रहे थे। इसका एडवांटेज क्या था कि क्या टाइप ऑफ व्हीकल है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल पॉसिबल था इस केस में। ऑब्जर्वर ये भी साथ साथ ये पता लगा सकता है कि कितने बसेस का मूवमेंट हुआ, कितने ट्रक का मूवमेंट हुआ, कितनी पैसेंजर कार का मूवमेंट हुआ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल इज पॉसिबल इन दिस केस। ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, ये डिमेरिट है। बहुत लंबे समय तक के लिए इस मेथड की हेल्प से डेटा कलेक्ट कर पाना भी फीजिबल नहीं है। 2 सेकंड के लिए भी अगर आपका ऑब्जर्वर का माइंड डाइवर्ट हुआ, ध्यान डाइवर्ट हुआ, कंसंट्रेशन गड़बड़ाया,
तो ऑब्वियसली देयर विल बी एरर इन योर रिजल्ट। नंबर ऑफ व्हीकल अगर आप गलत काउंट कर लेंगे तो उसके बेसिस पे जो आप ट्रैफिक वॉल्यूम डिफाइन करेंगे वो भी तो इनकरेक्ट होगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या था ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने का, वो था आपका मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आपने क्या किया था, एक न्यूमेटिक होस नाम का हॉलो सिलेंड्रिकल वायर लिया था जिसमें एयर थी। अलोंग द क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर दिया, प्लेस कर दिया था। अब जब उसके ऊपर से व्हीकल मूव कर रहा था तो एक्सल के लोड की वजह से उसके अंदर की जो वो पाइप जो हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है वो कंप्रेस करेगा, जो एयर है उसमें मूवमेंट होगा और उस एयर को मैकेनिकल सेटअप की हेल्प से हम लोगों ने इंपल्स में कन्वर्ट करके हमें रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो कितने एक्सल का मूवमेंट हुआ उस वायर के ऊपर से इसकी हमें डायरेक्ट काउंटिंग मिल जाती थी। डिमेरिट की बात क्या है इसमें कि इसमें हमें अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल के बारे में या क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल के बारे में पता नहीं चलेगा। एडवांटेज क्या था कि ह्यूमन एरर के चांसेस ना के बराबर है, कुछ ह्यूमन एरर यहां पर होनी नहीं है और बहुत लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तभी तो क्रॉस सेक्शन आएगा ना, अक्रॉस द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो भैया अगर ये रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो दिस इज गोइंग टू बी द क्रॉस सेक्शन। इन दिस वे वी विल प्लेस, इन दिस वे वी विल प्लेस द न्यूमेटिक होस वायर। डेफिनेशन क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम की, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन यूनिट टाइम। तो वी नीड टू प्लेस द न्यूमेटिक होस वायर समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डायरेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो वी विल प्लेस द वायर लाइक दिस, ये आपका हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है। क्लियर है बेटा, एक बार कंफर्म कर देना फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दोनों मेथड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पता चल गया। अब मुद्दा आता था कि इनको हम लोग ट्रैफिक के वॉल्यूम के को डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, और इस डेटा की हेल्प से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने थे, कुछ यूजफुल टर्म पता लगाने थे। तो पहला हम लोगों ने डिफाइन किया था AADT, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। क्या एक्सप्लेन किया गया था, पीछे लिखा भी हुआ, मैं आपको बता भी देता हूं। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इन 365 डेज। पूरे साल में एक रोड के क्रॉस सेक्शन से कितने व्हीकल निकल रहे हैं, डिवाइड बाई, वी नीड टू कंसीडर द एवरेज, तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365। तो इस तरीके से आपको AADT मिल जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, व्हीकल पर डे। अगला टर्म आपने डिसाइड किया था, दैट इज ADT, एवरेज डेली ट्रैफिक। एक दिन से ज्यादा और 365 दिन से कम, किसी भी नंबर ऑफ डेज के लिए आप ये टर्म डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज डेली ट्रैफिक, आपके पास 10 दिन का डेटा है तो 10 दिन का एवरेज कर लीजिए। आपके पास 50 दिन का डेटा है ट्रैफिक का, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, तो उसकी हेल्प से आप 50 डेज का एवरेज निकाल लीजिए। अगर 365 दिन हो जाएगा तो ये टर्म बन जाएगा AADT, और अगर एक दिन की बात करोगे तो ये टर्म बन जाएगा डेली ट्रैफिक। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? तो इसलिए आपने बोला था n की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो और 365 से कम हो, किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज का अगर हम डेटा का एवरेज ले लें तो उसके लिए हम लोग टर्म डिफाइन कर सकते हैं एवरेज डेली ट्रैफिक। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब आप AADT कैलकुलेट कर रहे थे तो पूरे साल का डेटा कंसीडर कर रहे थे, और अगर हम मैं पूरे साल का डेटा कंसीडर कर रहा हूं किसी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए, इसका मतलब पूरे साल में ट्रैफिक का जो भी वेरिएशन हुआ है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द सीजनल वेरिएशन, तो हमने AADT को डिफाइन करने के लिए सीजनल वेरिएशन को भी कंसीडर कर लिया। यस और नो? वी हैव डेटा ऑफ 365 डेज, 365 दिन में सीजन बदलने की वजह से ट्रैफिक के वॉल्यूम में क्या वेरिएशन आए होंगे, वो चीज भी तो आपके डेटा में इंक्लूडेड है ना। यस और नो?
तो AADT में हम लोग सीजनल वेरिएशन को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन ADT में ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए गर्मियों में आपने जून में 30 दिन का डेटा के बेसिस पे ADT डिफाइन कर दिया, तो वेरिएशन कैसे बताएगा? विंटर और समर में ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है, इसका कोई फैक्टर ADT में नहीं आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है AADT और ADT में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द AADT एंड ADT। क्लियर है पॉइंट सभी को? पॉइंट सभी को क्लियर है? अगला जो टर्म आता था दैट इज द एनुअल एवरेज वीक डेज ट्रैफिक, AAWDT। AAWDT एक साल में जो वीक डेज हैं उनमें ट्रैफिक का वेरिएशन क्या है, उस डेटा के बेसिस पे हम लोग ये टर्म डिफाइन कर सकते थे। नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड इन द वीक डेज ऑफ अ ईयर। और वीक डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे। वीक डेज क्या होते हैं? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्या होता है? वीकेंड होता है। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। सैटरडे संडे ऑफिशियली कंसीडर एज द वीकेंड एंड मंडे टू फ्राइडे जो होता है ये आप कंसीडर करते हैं एज द वीक डेज। एक साल में कितने वीक डेज हो जाएंगे? तो 5 वीक डेज हैं एक वीक में और 52 टोटल वीक्स कितने? 52। तो इतने वीक डेज आपके हो जाएंगे। तो केवल वीक डेज का डेटा आप कंसीडर कर रहे हैं फॉर डिफाइनिंग दिस पैरामीटर दैट इज AAWDT। इसको डिफाइन करने के लिए वी आर नॉट कंसीडरिंग द डेटा फॉर द वीकेंड। सैटरडे संडे में ट्रैफिक के डेटा को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे। अगला डिस्कशन आता था कि सर अब इसके बेसिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के बेसिस पे भी। तो अभी 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम का क्या गेम था? तो आपने बोला सर इन इंडिया वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। अगर हम हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन करते हैं तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। मतलब देयर विल बी नो सिचुएशन ऑफ द जैम। ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम के लिए रोड को डिजाइन कर दें तो वहां पर जाम की कोई सिचुएशन नहीं होगी। यस, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इकोनॉमिकल। वो इकोनॉमिकल नहीं होगा क्योंकि ऐसा एक ही आवर तो है जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग आवर्स इन अ डे? तो अब इस चीज को कंसीडर करने के लिए इंडिया में हम वी आर डिजाइनिंग द रोड फॉर द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, नॉट फॉर द मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम। मतलब जिस आवरली वॉल्यूम के लिए हम लोग रोड में ट्रैफिक के लिए रोड को डिजाइन कर रहे हैं 29 टाइम्स दिस वॉल्यूम विल एक्सीड। प्रैक्टिकली अगर वहां पर बात करें तो हमारे डिजाइन आवरली वॉल्यूम से 29 टाइम्स वॉल्यूम रोड पे ज्यादा होगा। तो अब इसके लिए IRC ने एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी थी कि देखो तुम्हें अगर एक कैलकुलेट करना है तो कोई टेंशन नहीं। जनरली ये जो होता है दैट इज 8% ऑफ AADT। ये एक इंपीरिकल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपको गाइडलाइन दी गई है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिजाइन आवरली वॉल्यूम, किसी रोड के लिए अगर आप डिजाइन आवरली वॉल्यूम पता करना चाह रहे हैं तो यू कैन कंसीडर दिस वैल्यू एज द 8% ऑफ द AADT। ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी यहां पे दिया था। ट्रेंड चार्ट की हेल्प से भी हम ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड चार्ट। क्या बोला गया? जैसे किसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2000 से लेकर 2006 तक, या इसको और आगे ले लो 2024 तक हमने डेटा को, ये टाइम हमने ले लिया ईयरली, किस तरीके से ट्रैफिक वेरी कर रहा है वो हमने प्लॉट किया, AADT का रिप्रेजेंटेशन किया। अब अगर मैं इस स्लोप को डिफाइन कर दूं तो ये स्लोप क्या बता रहा है? टोटल चेंज जो हुआ है दैट इज द चेंज इन AADT। यस और नो? चेंज इन AADT डिवाइड बाई दिस विल बी इक्वल टू टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम। ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। यस और नो? तो इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक किस रेट से ग्रो कर रहा है, ट्रैफिक किस रेट से ग्रो कर रहा है ये पता लगा लेते हैं। तो IRC ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी कि जनरली जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक होता है वो 5 to 7.5% पर ईयर, पर एनम बोल सकते हैं आप, इतना ट्रैफिक ग्रो कर जाता है। तो अगर आपको किस रेट से ट्रैफिक ग्रो कर रहा है ये पता लगाना है
तो उसके लिए फिर आपको ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड चार्ट। क्लियर है? अगला आता था हमारे पास, दैट इज द वेरिएशन चार्ट। अब आवरली ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है, डेली बेसिस पे ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है, वीकली ट्रैफिक कैसे वेरी कर रहा है, मंथली ट्रैफिक कैसे वेरी कर रहा है किसी रोड के लिए, सीजनल वेरिएशन क्या है, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए वी नीड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द टर्म्स ऑफ वेरिएशन चार्ट। और वेरिएशन चार्ट की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करके वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर आवरली वेरिएशन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो वी कैन फाइंड आउट द पीक आवर। ऐसा कौन सा आवर है जहां पर वॉल्यूम जो है, फ्लो जो है वो मैक्सिमम है किसी भी रोड पे, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम अपने डेटा को आवरली वेरिएशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो आई होप आप इस चीज नोटिस कर पा रहे हैं। हर बार हम जिस तरीके से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ तरीका जो हमारा है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो हमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अलग अलग इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने को मिल रहा है। लाइक अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक चाहिए तो वो यहां से नहीं मिलेगी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता लगाने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? यू नीड टू गो फॉर द ट्रेंड चार्ट। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो ये अलग अलग वे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब अगला कंसेप्ट आता था पीरियोडिक काउंट का। अब बहुत लंबे समय तक के लिए डेटा कलेक्ट कर पाना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जितने भी लंबे समय तक का हमारे पास जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही ऑथेंटिक और उतना ही एक्यूरेट डेटा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने कुछ टर्म डिफाइन किए थे पीरियोडिक काउंट के, लाइक आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, डेली एक्सपेंशन फैक्टर और मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। कैसे बोला था आवरली एक्सपेंशन फैक्टर को? 24 आवर वॉल्यूम फॉर एनी रोड। किसी भी रोड पे 24 आवर का टोटल वॉल्यूम क्या है आप ये पता लगा लीजिए, डिवाइड बाय द वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर आवर। इन दोनों के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। इन दोनों के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द आवरली एक्सपेंशन फैक्टर। डेली एक्सपेंशन फैक्टर कैसे आपने डिफाइन किया? एवरेज वॉल्यूम फॉर अ वीक। एक वीक का एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाय एवरेज वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। और मंथली एक्सपेंशन फैक्टर वी कैन डिफाइन एज AADT एंड एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइड बाय द ADT एवरेज डेली ट्रैफिक। इसकी हेल्प से फॉर अ पर्टिकुलर मंथ वी कैन डिफाइन द मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। तो ये आपके एक्सपेंशन फैक्टर का डिस्कशन था। इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक्सपेंशन फैक्टर का डिस्कशन जो था वो इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द वेरियस वे जिससे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला डिस्कशन जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द पीक आवर फैक्टर। दैट वाज रिलेटेड टू द पीक आवर फैक्टर। कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने पीक आवर फैक्टर को? तो इट इज द पीक आर वॉल्यूम, इट इज द पीक आर वॉल्यूम डिवाइड बाय पीक आर वॉल्यूम, पीक आर वॉल्यूम बेस्ड ऑन मैक्सिमम फ्लो। मैक्सिमम फ्लो के बेसिस पे पीक आवर वॉल्यूम कितना होगा उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पीक आवर फैक्टर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट था डिस्कशन, देखिए जरा। तो आपने बोला था अगर हमारे पास 5 मिनट के इंटरवल का डेटा है तो इसके बेसिस पे वी कैन डिफाइन द पीक आवर फैक्टर 5। इट विल बी इक्वल टू पीक आवर का वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू पीक आवर का वॉल्यूम डिवाइड बाय द 5 मिनट का जो मैक्सिमम फ्लो है V5 मैक्सिमम। इसी रेट से अगर फ्लो होता रहता तो पीक आवर का वॉल्यूम कितना होता? तो ऑब्वियसली 5-5 मिनट के कितने इंटरवल हो जाएंगे? वी विल हैव द 12 इंटरवल। तो ये फॉर्मूला बन गया था। अगर आपके पास 20 मिनट का डेटा अवेलेबल है तो वी कैन फाइंड आउट द, चलो पहले 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट की बात कर लेते हैं। तो पीक आवर फैक्टर 15 मिनट विल बी इक्वल टू पीक आर वॉल्यूम। ये आपका हो गया पीक आर वॉल्यूम डिवाइड बाय V15 मैक्सिमम,
और 15-15 मिनट के हो जाएंगे 4 इंटरवल। क्लियर है? किसी भी टाइम इंटरवल के लिए। तुम्हारा मन है सर 20 मिनट के लिए हमें डिफाइन करना है, तो पीक आवर फैक्टर 20 विल बी इक्वल टू पीक आर वॉल्यूम, या आपके पीक आर का वॉल्यूम डिवाइड बाई V20 जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, और 20-20 मिनट के 3 इंटरवल हो जाएंगे 1 आवर में। सिमिलरली वी कैन डिफाइन फॉर द 30 मिनट ऑल्सो। तो दिस इज गोइंग टू बी पीक आर फैक्टर 30 विल बी इक्वल टू पीक आर वॉल्यूम, ये आपका हो गया पीक आर वॉल्यूम डिवाइड बाई V30 मैक्सिमम इंटू 2। ये था डिस्कशन। और पीक आवर वॉल्यूम, पीक आवर फैक्टर की हेल्प, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस पीक आवर फैक्टर वी कैन डिफाइन और वी आर डिफाइनिंग ओनली फॉर द पीक आवर। किसी भी रैंडम आवर के लिए वी आर नॉट डिफाइनिंग दिस फैक्टर, पीक आवर के लिए ही हम इस फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो पीक आवर फैक्टर से रिलेटेड भी अच्छे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम। सो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हाँ, क्योंकि बेसिकली अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम लोग स्टडीज में आगे बढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी तक जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से आपको ट्राई करने हैं। दिस इज द होम असाइनमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्रेकिंग टेस्ट, जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, अ व्हीकल इज मूविंग, डिटरमाइन द ब्रेक इफिशियंसी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द होम असाइनमेंट 2। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पीक आवर एक्सपेंशन फैक्टर, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं होम असाइनमेंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये डेटा आपको दे रखा गया है, इसको ट्राई करिएगा। ये क्या है, द स्पीड फॉर 4 व्हीकल, नहीं, ये अभी स्पीड वाला नहीं ट्राई करना है, स्पीड वाला नहीं ट्राई करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करिए। आज के जो टॉपिक आपने कंप्लीट किए उससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर आज के डिस्कशन की बात करें तो आज हम लोगों ने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, आज हम लोगों ने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, अपने यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। यूजर में विजन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, और व्हीकल में स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल की बात करी। और अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया एक स्टडी के बारे में, दैट इज द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अभी तो जस्ट हम लोगों ने स्टडीज का डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग अगला डिस्कशन भी जो कर रहे होंगे दैट इज विल बी रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज ऑनली। तो अभी बहुत सारी ट्रैफिक स्टडीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? तो दीज आर द 4 क्वेश्चन जो मैंने यहां पर आपको मार्क कराए हैं। ओनली दीज क्वेश्चन यू नीड टू ट्राई। कर आप बाकी भी सकते हैं, पहले भी आपने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि आपने ट्रैफिक स्पीड स्टडी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। स्पॉट स्पीड क्या होती है, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, ऑल दीज टर्म्स यू मस्ट बी फैमिलियर। तो अगर आप उनको भी ट्राई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज व्हेन आई विल कवर दिस टॉपिक फ्रॉम योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं गेट एग्जाम के लिए या आपके ईएससी एग्जाम की बात करूं तो यहां पर इससे 2 टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल अच्छा बन सकता है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के 2 टॉपिक हैं जहां से अच्छे सवाल बनते हैं। दोनों सवाल यहां पर मैंने मेंशन भी किए हैं। एक्सपेंशन फैक्टर से अच्छा सवाल देखने को मिल सकता है, और पीक आवर फैक्टर से। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से अच्छे सवाल देखने को मिल सकते हैं आपको गेट और ईएससी एग्जाम में। तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दोज क्वेश्चन ऑल्सो। बोलिए बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो आई होप द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रैक्टिस सीट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन हम लोग लाइव करेंगे
सैटरडे को करेंगे। अभी टेस्ट भी आपका होगा, एज वी हैव कंप्लीटेड द जियोमेट्रिक डिजाइन, तो उसका टेस्ट भी होगा। तो सभी लोग टेस्ट भी अपीयर करिए और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कहीं कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो टेस्ट और प्रैक्टिस सीट और क्लास के क्वेश्चन, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अच्छा, हो गया टेस्ट? हाँ, आज ही होना था, हो गया। हाउ वाज द टेस्ट? हाउ वाज द टेस्ट? तो टुमारो आई थिंक यू विल गेट द सॉल्यूशन। कल आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। टुमारो यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर योर टेस्ट 1। तो जिन लोगों ने अभी टेस्ट अपीयर नहीं करा, आई थिंक अभी अपीयर कर सकते हो, तो उनको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, हाँ, उसको टेस्ट को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट टू डिस्कस? और कोई डिस्कशन? तो आज का डिस्कशन हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पे कंप्लीट करेंगे। टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट एट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। नेक्स्ट स्टडी अपनी हो जाएगी ट्रैफिक स्पीड स्टडी। स्पीड में हम लोग स्पॉट स्पीड स्टडी की बात करेंगे, स्पीड एंड डिले स्टडी की बात करेंगे। देन वी विल गो फॉर द ट्रैफिक कैपेसिटी एक्सीडेंटल स्टडी। ये डिस्कशन का पार्ट रहने वाला हमारा। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनसील्ड एंड ग्रीनबर्ग मॉडल। तो दिस विल बी द फ्यूचर। तो आई हैव एलोकेटेड 4 क्लासेस। आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए 4 क्लासेस हैं। We will complete all the concepts of the traffic engineering from your revision point of view in these 4 classes. So I hope the discussion from the today's class is clear to everyone. तो आज की क्लास की डिस्कशन को फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।